हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है ये टीजीटी आर्ट्स के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस डाली थी वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड थी, बट ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा है तो उसमें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है और ये प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर ही मैं जो है अभी डाल रही हूँ। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने जो है ये पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, बट ये होता है कि जैसे कोई टॉपिक है उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ये उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। और जो फ्रेंड्स पहली बार दे रहे हैं पेपर, उनके लिए ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और कैसे उनको तैयारी करनी है। और एक और बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके आपको। जो है मेरे चैनल पे एचपी टेट, एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर और टीजीटी आर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और कोई भी एचपी की नोटिफिकेशन हो वो भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स वीडियो जो है एंड तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग इज ए एंड एन। नीति आयोग है एक, क्या है नीति आयोग? उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये जो है नीति आयोग जो है एक एडवाइजरी, एक परामर्श निकाय है, एक एडवाइजरी बॉडी है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले नीति आयोग के बारे में। तो अगर आपको पता होगा, जो नीति आयोग जो है उसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से पहले जानते थे, प्लानिंग कमीशन। इसको पहले हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, बट 1 जनवरी 2015 को जो है इसका नाम जो है, प्लानिंग कमीशन का नाम जो है नीति आयोग जो है रखा गया, मोदी जी ने रखा था। और नीति का मतलब है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये पूछ सकते हैं कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम जो है चेंज करके नीति आयोग रखा गया था और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्योंकि अगर आपने पेपर देखा होगा, मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, तो वो सारी की सारी करके जानी है आपने। और सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड नीति आयोग से पूछ सकते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग का? सीईओ कौन है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत हैं ये प्रेजेंट सीईओ हैं। ये प्रेजेंट और फर्स्ट ये भी पूछ सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग, या हु इज़ द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग। पहला जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन है नीति आयोग के? ये हैं अमिताभ कांत जी, ठीक है। तो ये नीति आयोग जो है और एक एडवाइजरी बॉडी है, ये जरूर आपने लिख लेना है। एक परामर्श निकाय है जो परामर्श देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है, किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये है आईआरडीए। आईआरडीए की फुल फॉर्म है हमारे पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमें जो भी क्वेश्चन है उसकी फुल फॉर्म तो करनी ही है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हिंदी में भी बोला जाता है इसको बीमा
विनियामक और विकास प्राधिकरण। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बोला जाता है। तो ये मेनली जो है किसके लिए बनाई गई है, मैं आपको बता देती हूँ। जो IRDA है वो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को। इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लग रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी है ये। तो ये मेनली जो पॉलिसी धारक होते हैं ये उनके लिए बनाई गई है, जो भारत में जो बीमा व्यवस्था है उसको नियंत्रित करती है और उसका विकास करती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बीमा ले रखा होता है, सॉरी बीमा करवाया होता है, तो ये उनके लिए है और उन्हीं के हितों के लिए जो है IRDA जो है बनाई गई है। तो इसका हिंदी में है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है। और इसको जो है ये कब बनी थी, ये 1999 में बनी थी। पूछ सकते हैं कब ये एस्टेब्लिश्ड हुई है, 1999 में बनाई गई है। और इसका जो है मेन अमेंडेंट जो इसमें संशोधन हुआ है वो 2002 में हुआ है संशोधन। और ठीक है, और इसके चेयरमैन भी पूछ सकते हैं, तो ये हैं सुभाष चंद्रा खूंटिया जी, सुभाष चंद्रा खूंटिया, चेयरमैन ऑफ IRDA, चेयरमैन। ठीक है, सुभाष चंद्रा खूंटिया जो है इसके चेयरमैन है। पूछ सकते हैं IRDA के चेयरमैन कौन से हैं। तो इसको जो है कब बना है, 1999 में बना है, बट इसका अमेंडमेंट हुई है इसमें, मतलब संशोधन हुआ है 2002 में। और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्रा खूंटिया। ठीक है, तो IRDA जो है एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट, या क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हो। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, उतना ही जितना कमाया, जितना आपने कमाया है सिर्फ उतना ही, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मेरिट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवैल्यूएशन सिग्निफाइज या अवमूल्यन सार्थक करता है। तो पहले आपको डीवैल्यूएशन का जो है मतलब पता होना चाहिए कि डीवैल्यूएशन का जो है मतलब क्या है। इसमें ये होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश की मुद्रा, मेनली जो डॉलर करेंसी जो होती है, उसके मुकाबले अपनी जो करेंसी है उसका रेट कम कर देता है, उसे जो है करेंसी अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आता है कई बार कि रुपी जो हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू जो है डॉलर से कम हो गई है, तो वो होता है डिवैल्यूएशन, उसको हम अवमूल्यन कहते हैं। इससे होता क्या है कि जब आपका रेट कम हो जाता है तो इससे दूसरे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो जैसे पैसे का मूल्य कम हो गया तो उस वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इम्पोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो मान लो रुपए का वैल्यू कम होगी तो जिससे हमारा सामान जो है वो सस्ता हो जाएगा और दूसरे का जो सामान है वो महंगा हो जाएगा, तो वो होता है डीवैल्यूएशन। जैसे आपने डॉलर का बोला है, तो इसमें बताया है लोअरिंग वैल्यू ऑफ डॉलर, डॉलर का मूल्य घटाना। ठीक है, मतलब मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया कि जैसे आप रुपए का जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट मेनली ये डॉलर का मूल्य घटाना, ये किसी और करेंसी का मूल्य घटाना भी आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ये था तो यही लिखा हुआ है। आई होप आपको डिवैल्यूएशन समझ आ गया हो कि दूसरे की करेंसी के मुकाबले अपनी करेंसी का रेट जो है कम कर ले, ताकि जो है दूसरे जिससे कि हमारा सामान सस्ता हो जाता है और दूसरे का जो है वो महंगा हो जाता है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी फर्क पड़ता है। डिफिक्ट फाइनेंसिंग,
स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित घाटे का वित्तीय मान किसे बोलते हैं? एनकरेजेस इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज। स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। तो डिफिक्ट का मतलब होता है भारत सरकार, मान लो किसी सरकार को जो कुल राजस्व और कुल कितना खर्च हुआ उसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं डिफिक्ट फाइनेंसी, और इसको वित्तीय घाटा भी बोल देते हैं। वित्तीय घाटा मतलब कितना डिफरेंस लेते हैं कि कितना उन्होंने कमाया और कितना उन्होंने खर्च किया था, कितना कमाया, उसको हम डिफेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं, वित्तीय घाटा बोलते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, कि मर्चेंट भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ कब की गई? तो ये 1960 में स्टार्ट की गई है इंडिया में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मर्चेंट बैंकिंग है क्या, मेनली जो इनका फंक्शन होता है ये होता है कि ये एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं और सर्विसेज देते हैं। जो मेनली छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है तो उनको जो है ये मेनली हेल्प करते हैं ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। और ये जो है जो शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट होती है, तो ये शेयर्स को खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट के बिहाफ पे ये बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। तो ये है मर्चेंट बैंकिंग। और ये भी पूछ सकते हैं हु रेगुलेट मर्चेंट बैंकिंग, कि कौन रेगुलेट करता है? तो वो है सेबी, SCBI। मर्चेंट बैंकिंग इज रेगुलेटेड बाई SCBI, सेबी। ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछ सकते हैं मर्चेंट बैंक जो है किसके द्वारा रेगुलेट करता है? SCBI। और आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वो आप कर लीजिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको फुल फॉर्म पता होते हैं तो अगर ऑप्शन, कई बार ऑप्शन उसी से रिलेटेड दिए होते हैं, तो आप जो है इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूचुअल फंड कंसेप्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, कि म्यूचुअल फंड जो है भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई किस वर्ष जो है ये स्टार्ट किया गया था? म्यूचुअल फंड ये 1963 में जो है इंडिया में स्टार्ट किया गया था। और अगर हम इसका पता करें कि इसका काम क्या होता है, म्यूचुअल फंड का एम क्या होता है, क्या उद्देश्य है? इसका मेनली उद्देश्य होता है टू अट्रैक्ट स्मॉल इन्वेस्टर एंड इंट्रोड्यूस देम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट, कि छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं या फिर छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको अट्रैक्ट करना और उनको इन्वेस्टमेंट जो है कि उनको बताना कि आप मार्केट में इन्वेस्ट जो है कैसे कर सकते हैं, वो होता है हमारा म्यूचुअल फंड, जो हमारे 1963 में जो है इंडिया में आया है। नो नेक्स्ट है, द प्राइमरी एम ऑफ लेवरेज फंड इज टू ब्लैंक कैपिटल एप्रिसिएशन। लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्षण पूंजी मूल्यवर्धन, कि इसका एम क्या होता है, प्राइमरी एम क्या है लिवरेज फंड का? तो मैं आपको लिवरेज फंड का सिंपल मतलब बता देती हूँ। लिवरेज का मतलब होता है लिवरेज फंड का लाभ उठाना, जैसे कि इसका दिया हुआ है आंसर, मैक्सिमाइज की इंक्रीज करना, अधिक करना। तो मेनली क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ऑफ यूजिंग बोरोड मनी टू इंक्रीज रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। की मान लीजिए लिवरेज फंड को मैं आपको एक इजी वे में समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उधार लिया, बोरो हो गई वो मनी, तो
आप उसका जो है इंटरेस्ट भी दे रहे हो साथ में। बट मान लीजिए आप उस बोरो मनी से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए वो आपने जो लोन है 1 साल के अंदर जो है लौटाना है, इंटरेस्ट भी आप मंथली पे कर रहे हो, लोन भी आपको 1 साल में हटाना है, बट 1 साल के बीच में जो आपने जो उधार ली है मनी, जो लोन उठाया है, उसके साथ अगर आपके बिजनेस की प्रोग्रेस हो जाती है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल चल पड़ता है, तो आपको बहुत लाभ हो गया उस चीज़ से। ठीक है, तो वो हो गया लेवरेज फंड, कि आपने उधार भी ली मनी और उसका जो है लाभ भी उठा लिया, मतलब उसको मैक्सिमाइज कर लिया। तो ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है बोरोड मनी को कैसे आपने यूज़ करना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा हो सके, वो है लेवरेज फंड। आई होप आपको समझ आया हो, सिंपल तरीके से भी मैंने समझा दिया है ये। तो उसका है मैक्सिमाइज करना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICRA वाज सेटअप इन द ईयर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है CRISIL वाज सेटअप इन द ईयर। ये है क्रिसिल और एक है हमारे पास इक्रा। तो ये दोनों ही जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इसरा है उसका फुल फॉर्म है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब इक्रा को हम वैसे जो है IICRA जो है लिखा जाता है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, वो जो इसका ओरिजिनल है तो ये इसकी फुल फॉर्म है इक्रा की। ये 1991 में जो है आई थी। ठीक है, और सेकंड है क्रिसिल। क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये लिख देती हूँ, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आई है 1987 में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो क्रिसिल है ये दोनों ही रेटिंग्स एजेंसीज हैं हमारे पास, दोनों ही रेटिंग से रिलेटेड हैं। तो ये सबसे जो फर्स्ट है क्रिसिल, ये पहले आई थी एज़ कम्पेयर टू इक्रा के, और ये सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है एज़ कम्पेयर टू इक्रा। दोनों ही रेटिंग एजेंसी है, और इसका मतलब होता है जो क्रिसिल है, जो रेटिंग सिस्टम है उसका मेनली मतलब है हाई सेफ्टी। मैं आपको बता दूं रेटिंग, जैसे अगर आपको सिंपल तरीके में मैं समझाऊं तो रेटिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई भी मतलब साइट खोलते हो, तो आपको जो है जब भी आप कोई मान लो सामान खरीदते हो, कोई शॉपिंग साइट है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, आप फ्लिपकार्ट खोल रहे हो, तो जब भी कोई आपको चीज़ देखनी होती है तो आप क्या देखते हो, रेटिंग कितनी है। अगर किसी की 5 रेटिंग है तो आप जो है वो आप शांत हो जाते हो कि हाँ इसकी रेटिंग हाई है, मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, आप सेफ महसूस करते हो। तो उसी तरह से जो है ये रेटिंग सिस्टम हैं दोनों ही, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए कोई जैसे कोई कंपनी है जिसकी रेटिंग देखनी हो, तो जो फाइनेंसिंग सिस्टम है उसकी रेटिंग के लिए ये दोनों जो हैं बनाई गई हैं, एक 1987 में और एक 1991 में। दोनों ही रेटिंग एजेंसीज हैं, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, इक्रा और क्रिसिल, और क्रिसिल सबसे बड़ी एजेंसी है एज कंपेयर टू इक्रा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन थे, आई थिंक डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, एक नन ऑफ दीज, आई थिंक एक और था। तो उसमें था डेबिट कार्ड जो होता है उसमें हम कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं।
अब थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो हमारे पास एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो डेबिट कार्ड है, जो मेनली आपका एटीएम होता है, जो हम एटीएम यूज़ करते हैं उसको हम डेबिट कार्ड बोल देते हैं। अब डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है और क्रेडिट कार्ड में? जो डेबिट कार्ड होता है, जो आपको एटीएम दिया जाता है, उसका जो आपका बैंक में अकाउंट बना होता है, जो उनके द्वारा, बैंक के द्वारा ही आपको एटीएम कार्ड दिया जाता है। मतलब एटीएम जो है आपके बैंक के खाते से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो आपका बैंक से पैसा कट जाता है। ये तो नहीं है कि आपका बैंक से पैसा कटा और आपने इंटरेस्ट दिया, नहीं ना। तो ये है डेबिट कार्ड, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बट जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको कोई कंपनी, कोई बैंक, ये क्रेडिट कार्ड जो है, जिस भी आप फर्म, जो हाई फर्म्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवाती हैं क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड का मेनली मतलब होता है आप लोन उठा लेते हैं। लोन मतलब अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड पे आपने जो है शॉपिंग की है, तो वो आपको जो है पैसे लौटाने पड़ेंगे, विद इंटरेस्ट लौटाने पड़ेंगे। तो वो है हमारे पास क्रेडिट कार्ड, जो कि हमारे बैंक के खाते से नहीं जुड़ा होता है, मतलब आपके बैंक से पैसे नहीं कटते हैं, वो आपको एक तरह का लोन देते हैं। तो ये डिफरेंस है क्रेडिट और डेबिट कार्ड में। तो डेबिट कार्ड में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है हमें। नेक्स्ट है वीटा इक्विटी इज अ पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेर, या वीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सह संबंधित है। किसके साथ रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड है हमारे बीटा इक्विटी, जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज में आपको बताया लाभ उठाना, तो उसके साथ जो है रिलेटेड है। मतलब बीटा इक्विटी जो है हमें क्या बताती है? इट इंडिकेट वेदर इन्वेस्टमेंट इज मोर और लेस वोलेटाइल देन द मार्केट वैल्यू, कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बाजार की तुलना में अधिक पे है या कम है, तो उसको हम बीटा इक्विटी जो है बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को बताती हैं कि कम रेट पे चल रहा है या हाई रेट है इसका। तो वो है बीटा इक्विटी। तो ये जो है लीवरेज लीवरेज से रिलेटेड है, फाइनेंशियल लीवरेज से रिलेटेड है ये टर्म बीटा इक्विटी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज ब्लैंक एक्सपेंडिचर, या मूल्यह्रास एक ब्लैंक खर्च है। तो एक सेमी परमिएबल है। इसका मेनली मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब ही है कम होना, इसको हम बोल देते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वैल्यू। ये भी पूछ सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वैल्यू इज कॉल्ड, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो करेंसी की वैल्यू जो है लूज हो जाती है इन कंपैरिजन विद अदर करेंसी। मतलब मान लीजिए डॉलर है और रुपया है, एक की वैल्यू कम होगी दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोल देते हैं डेप्रिसिएशन हो गया। तो डेप्रिसिएशन है क्या? एक सेमी वेरिएबल जो है प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू जो है अगर बढ़ रही है, अगर कम हो रही है, तो ऑब्वियस है नेक्स्ट टाइम वो बढ़ भी तो जाएगी। ऐसे तो नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती है। फिक्स्ड भी और वेरिड भी, थोड़े टाइम के लिए फिक्स भी हो सकती है, फिर उसके बाद वेरी करती है। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है एक सेमी वेरिएबल है, जो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो ये है डेप्रिसिएशन। आई होप आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई हो। मैंने काफ़ी तैयार करके जो है ये वीडियो बनाया है, तो आई होप कि आपको पसंद आई हो ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक जो है बता दूं आपको कि ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं ये। तो आगे की वीडियो भी मैं देखूंगी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी या जियोग्राफी किस पे बनानी है। तो मेरी वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप तैयारी भी करें, ऐसा ना हो मैं वीडियो बनाती रहूँ आप तैयारी ना करें। तो जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये भी बता दूं कि सेल्फ स्टडी भी थोड़ा सा करें,
क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे, ये सिलेबस बहुत एडवांस है, आर्ट्स का ही सिलेबस बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो क्योंकि इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ आना है इसमें, तो बहुत, और टाइम बहुत कम है। तो डेली की डेली जो है प्रिपेयर कीजिए ये वीडियो, और देखते हैं कितने बच्चों का होता है ये क्लियर। अगर आप किसी चीज़ के लिए फुली डेडिकेटेड हैं तो वो हो ही जाती हैं। तो आई होप कि आपका क्लियर हो सबका, जो भी मेरे फ्रेंड्स डेली तैयारी कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।